थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने आपको लैमार्कियन थ्योरी समझा दिया था ना, ठीक है। लैमार्कियन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, लैमार्कियन थ्योरी हमने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर दी थी, राइट। और लैमार्कियन थ्योरी के बारे में आपको अच्छे से पता है कि एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है जो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी सर्टेन कंडीशन में अडेप्ट करने के लिए स्ट्रक्चरली कुछ चेंजेस लाने में हेल्प करता है। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, इंटरनल वाइटल फोर्स। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू दी डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर। जैसी की जरूरत होगी उसी हिसाब से ऑर्गेनिज्म जो है अपने अंदर, बॉडी के अंदर में चेंजेस लाएगा इन ऑर्डर टू अडेप्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो लैमार्कियन थ्योरी आपने कवर अप कर लिया। दूसरा आज हम पढ़ने जा रहे हैं डार्विनियन थ्योरी। बच्चा क्या पढ़ने जा रहे हैं? डार्विनियन थ्योरी। आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डार्विनियन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड इन्होंने एक्चुअली इनके पास एक जहाज हुआ करती थी, शिप हुआ करती थी, इसका नाम था HMS बीगल। क्या नाम था? और इसी से उन्होंने जब गैलापागोस आइलैंड्स, साउथ अमेरिका, गैलापागोस, जब ये गैलापागोस आइलैंड पर पहुंचे, है ना, और ये एक्चुअली साउथ अमेरिका में ये गैलापागोस आइलैंड है, साउथ अमेरिका में ये आपका गैलापागोस आइलैंड है। इस गैलापागोस आइलैंड पर पहुंचे और उन्होंने फिर डार्विनियन फिंचेस पर जब स्टडी किया, तभी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डार्विनियन थ्योरी का। पता है आपको कि चार्ल्स डार्विन के अलावा भी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड रसल वैलेस। क्या नाम था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड रसल वैलेस। ये बेसिकली क्या कर रहे थे बच्चा? ये भी एक्चुअली सिमिलरली जैसे कि चार्ल्स डार्विन गैलापागोस आइलैंड पे काम कर रहे थे, ये मलय आर्कीपिलागो में काम कर रहे थे। मलय आर्कीपिलागो, ठीक है, यहां पर ये काम कर रहे थे। और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस मैल्थस। आई थिंक एनसीईआरटी थॉमस मैल्थस से लिखती है। एनसीईआरटी है ना आप लोगों के पास? उनके पास था थॉमस मैल्थस, है ना, थॉमस मैल्थस उनका नाम था बच्चे। तो अच्छा, थॉमस मैल्थस उनका नाम हुआ करता था। तो अल्फ्रेड रसल वैलेस, थॉमस मैल्थस ने ही इस डार्विनियन थ्योरी को सपोर्ट किया था, याद रखिएगा। अपनी स्टडीज से इन्होंने तो डार्विनियन थ्योरी को सपोर्ट किया, मतलब सिमिलर रिजल्ट्स मिले थे तो अल्फ्रेड रसल वैलेस को और थॉमस मैल्थस को अपनी स्टडीज के लिए, जो कि मैच कर रहे थे डार्विनियन थ्योरी के हिसाब से। अब डार्विनियन थ्योरी के अंदर में दो मेजर की कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपको लिखना है, अभी मैं लिखवाऊंगा, पहले बहुत पूरी ध्यान से सुन लीजिए, फिर लिखने का टाइम मिलेगा। उसके दो मेजर की कॉन्सेप्ट्स हुआ करते हैं, दो की कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, डार्विनियन थ्योरी के। पहला है बच्चा, उसको बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। क्या बोलते हैं? पहला इज ब्रांचिंग डिसेंट। अब इस ब्रांचिंग डिसेंट से आप क्या समझते हैं? ब्रांचिंग डिसेंट है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। मान के चलिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म ए है। इस ऑर्गेनिज्म ए ने कुछ माइग्रेट करके एक सिचुएशन पर चले गए और दूसरे कंडीशन पर चले गए। मान के चलिए इनका एनवायरमेंटल कंडीशन अलग है, इनका एनवायरमेंटल कंडीशन अलग है। इन ऑर्डर टू अडैप्ट, ये ए ऑर्गेनिज्म यहां पर अपने अंदर में कुछ अलग चेंजेस लाएगा, राइट। मान के चलिए ये एक्वेटिक कंडीशन है, और ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन है। कैसा है? ये आपका टेरेस्ट्रियल कंडीशन है। सो इन दिस केस एक्वेटिक कंडीशन पर इस ए ऑर्गेनिज्म को इस एक्वेटिक कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर में डिफरेंट अडेप्टेशंस या चेंजेस लाने पड़ेंगे, कि नहीं पड़ेंगे? तो इस वजह से ये ऑफ कोर्स ऑर्गेनिज्म एक्स बन जाएगा, क्योंकि इनके अंदर में लगातार इतने चेंजेस आ जाएंगे इस एनवायरनमेंट पे सर्वाइव करने के लिए, कि इनके अंदर में इतने चेंजेस आ जाएंगे, सारे चेंजेस इकट्ठा करके ये बिल्कुल ही नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये एक्स स्पीसीज बनेगा। उसके अलावा अगर ए टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर रहेगा तो इनके अलग कंडीशंस होंगे सर्वाइव करने के, इनके अलग कंडीशंस होंगे अडैप्ट करने के। तो ऐसी कंडीशन में ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर सर्वाइव करेगा, तो उस कंडीशन में अडैप्ट करने के लिए अपने अंदर में चेंजेस लाएगा। सो अल्टीमेटली ये वाई ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो मतलब पैरेंट तो एक ही था, इससे डिफरेंट कंडीशंस पर ऑर्गेनिजम्स को अडैप्ट करने में एक्स एंड वाई ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। तो इसी को बोलेंगे ब्रांचिंग डिसेंट। अब इसके अलावा एक्स में से हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ अलग पे चला जाए तो जेड स्पीसीज बन जाए, फिर वाई दूसरे कंडीशन पर चला जाए तो हो सकता है वाई एंड वाई डैश जैसे स्पीसीज बन जाए। तो इसी से तो ब्रांचिंग डिसेंट हो रहा है ना। दिस इज नोन एज ब्रांचिंग डिसेंट एंड द मेजर रीजन फॉर ब्रांचिंग डिसेंट इज अडैप्टेशन एज पर चेंजिंग एनवायरनमेंट।
adaptation as per the conditions or the environment. Clear है? Is it clear to you? Branching descent is clear to you or not? So major key concepts behind Darwinian theory is, first of all, is branching descent. Is it clear or not? Do you understand what is branching descent? बच्चे, एक ऑर्गेनिज्म है जो कहीं पर सर्वाइव कर रहा है, ऐसी कोई कंडीशंस हुई, जैसे मान के चलिए, मैं अगर आपको पता हो तो हमारी पृथ्वी जो अर्ली प्रिमिटिव अर्थ हुआ करता था, उसमें सारे लैंड इकट्ठा होते थे और पूरी समंदर एक जगह होती, तो पैंजिया पूरा लैंड होता था और पैंथालासा आपके पूरे समंदर को कलेक्टिवली पैंथालासा बोलते थे। तो जब टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हुई, आइस एज वगैरह आपने देखा होगा, तो उसके अंदर में टेक्टोनिक प्लेट जब मूवमेंट हुई तो सब अलग अलग कंडीशन पर चले गए, कुछ पोलर रीजन पर चले गए, कुछ टेम्परेट रीजन पर, कुछ ट्रॉपिकल रीजन पर, तो कुछ इक्वेटोरियल रीजन पर रह गए। तो जो जिस जिस कंडीशन पर गए उस हिसाब से वो अडेप्ट किए और अपने अंदर में अडेप्टिबिलिटी लाए। तो यही था ब्रांचिंग डिसेंट। पहले एक ऑर्गेनिज्म था और उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म को एक कंडीशन पे भेज दिया, एक कंडीशन को दूसरे कंडीशन में भेज दिया गया। अब उस कंडीशन में अडेप्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर में बहुत सारे चेंजेस डेवलप किए एंड वो चेंजेस होते होते वो कंप्लीटली एक नया स्पीसीज बन गया। तो इसी को बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। सबसे पहला की कॉन्सेप्ट डार्विनियन थ्योरी का है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस किसी मौजूद ऑर्गेनिज्म से ही डेवलप हुआ है इन ऑल। हाँ, तो ये ऑफ कोर्स ये प्री एग्जिस्टिंग था ना, उसी से तो न्यू ऑर्गेनिज्म। दूसरी जो पार्ट थी, तो दूसरा जो की कॉन्सेप्ट है डार्विनियन थ्योरी के अंदर में, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म नेचुरल सिलेक्शन? देखिए, नहीं, अलग कॉन्सेप्ट है। नेचुरल सिलेक्शन इज डिफरेंट थिंग। मान के चलिए वी हैव अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मान के चलिए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उनमें से अगर कंडीशंस बदल जाए, एक कॉमन एग्जांपल बताते हैं जो एनसीईआरटी में भी नेचुरल सिलेक्शन का दिया हुआ है। वी हैव अ मॉथ, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉथ, ब्लैक विंग्ड मॉथ एंड व्हाइट विंग्ड मॉथ। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू नहीं हुई थी, कोल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो उस दौरान जो पेड़ पौधे हुआ करते थे, तो प्लांट्स हुआ करते थे, दैट वाज लाइटर इन कलर, तो लाइट कलर्ड थे। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉथ, व्हाइट विंग्ड एंड ब्लैक विंग्ड। सो व्हाइट विंग्ड कैमोफ्लेज कर जाते थे, ब्लैक विंग्ड एक्सपोज हो जाते थे प्रेडेटर्स की तरह के लिए। तो प्रेडेटर्स ज्यादातर किसको फीड करते थे? ब्लैक विंग्ड मॉथ को। इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ कि व्हाइट विंग्ड मॉथ की पॉपुलेशन बढ़ी और ब्लैक विंग्ड की कंपैरेटिवली कम रही, है ना। अब इसमें आप दूसरी कंडीशन देखिएगा, अभी उसमें व्हाइट विंग्ड इज डोमिनेटिंग एंड ब्लैक विंग्ड इज रिसेसिव इन द प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा। नाउ आफ्टर 1850s, है ना, जैसे कि 1990s में जब एंटर करेंगे हम लोग, सो अल्टीमेटली वहां पर वी फाइंड आउट कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड डस्ट ऑफ दिस कोल स्मोक, द प्लांट्स कलर हैज नाउ बिकम डार्कर, द बार्क इज मच मोर डार्कर। तो इन दैट केस ब्लैक कलर्ड moth, black winged moth will be camouflaged and the white will be exposed. So predator will be predator किसको ज्यादा देख पाएगा? व्हाइट वाले को देख पाएगा, उस पर ज्यादा फीड करेगा। सो अल्टीमेटली ज्यादा फीड करेगा, सो उसकी पॉपुलेशन घटेगी, ब्लैक वाले की बढ़ेगी। सो अल्टीमेटली क्या हुआ? ये नेचुरली सिलेक्शन हुआ। इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। मतलब कंडीशंस बदलेगा हमेशा, कंडीशंस एवरी टाइम, कंडीशंस अर्थ का कंडीशन एक जैसा नहीं रहता, कंडीशंस रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। उस चेंज होती इन्वायरमेंट में जो अडेप्ट कर गया, जो सर्वाइव कर गया, वही बेसिकली सेलेक्ट होता है। इसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। अब नेचुरल सिलेक्शन में, अब मान के चलिए कि नेचुरल सिलेक्शन हो जाने के बाद, मान के चलिए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो नेचुरली सेलेक्ट हो गए हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो नेचुरली सेलेक्ट हो चुके हैं, है ना। जैसे मान के चलिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं पहाड़ों पर, आईबैक्स, गोट जो है वो हो गया, याक हो गया है, तो ये नेचुरली सेलेक्ट हो गया उस एडवर्स कंडीशन पे सर्वाइव करने के लिए। वहां पर और किसी ऑर्गेनिज्म को रखिएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दीज टू ऑर्गेनिज्म, आईबैक्स एंड द याक, हैज ऑलरेडी एक्वायर्ड एंड अडैप्टेड विद एज पर द एनवायरनमेंट। अब नाउ out of that yak which has been naturally selected, now the case will be survival of the fittest. Now the case will be, there will be many varieties of ibex, there may be some more varieties of ibex. Now which variety will be in the dominating phase? That variety which will be fitter in the sense of reproductive health I am talking about. So natural selection is, देखिए, ब्रांचिंग डिसेंट इज एवोल्यूशनरी पैटर्न। दिस इज, इस तरह से एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशनरी पैटर्न यही है एवोल्यूशन का, राइट। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन एक एवोल्यूशनरी फोर्स है, ऐसे एवोल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 100 बैक्टीरियाज थे, उस 100 बैक्टीरियाज में आपने कोई एंटीबायोटिक डाला और 99 मर गया, सिर्फ एक बैक्टीरिया बचा, दैट मींस वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट था। अब वो एक बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरियाज बनाएगा, तो that means कि this antibiotic has naturally selected that one bacteria. Now the bacteria I am having is, these are all antibiotic resistant.
तो दिस इज नेचुरल सिलेक्शन. तो दिस इज एक्चुअली फोर्स. This is the pattern how evolution happened, and this is the force. What is the major cause of evolution? That is, this is the evolutionary force. This is clear है. ये पैटर्न है, ये फोर्स है. इसकी वजह से ही एवोल्यूशन हो रहा है. नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एवोल्यूशन हो रहा है. बात समझ आई है? सर के ऊपर से गया. इसके बाद की कॉन्सेप्ट क्या? नेचुरल सिलेक्शन होने के बाद, जब नेचुरल सिलेक्शन हो गई है, तब आएगी बात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की. तब आएगी बात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की. अब ये क्या हो रहा है? अब आएगी बात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की. अगर हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, यहां पर जो फिटनेस की बात की जा रही है, दैट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस. ये जो फिटनेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस. अब जो रिप्रोडक्टिवली ज्यादा फिट होगा, जो रिप्रोडक्टिवली ज्यादा फिट होगा, वही ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएगा, है ना. और ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा तो उसकी ही जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा बढ़ेगी, तो डोमिनेट करेगी. दिस इज द केस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ठीक है. और अगर हम बात करें बच्चे, देखिए कंपटीशन भी होता है ऑर्गेनिज्म के बीच में. देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कंडीशन इन्वायरमेंट बिल्कुल फेवरेबल हो जाए, है ना. कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है? किसी भी पॉपुलेशन में, अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, इस पॉपुलेशन में दो तरह के ग्रोथ है. आपको इकोलॉजी में भी पढ़ाया जाएगा. एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है. होता है कि नहीं होता है? देखिए अगर हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, इसका मतलब यहां पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, कंपटीशन नहीं है. रिसोर्सेज अनलिमिटेड, रिसोर्सेज अनलिमिटेड. कंपटीशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स नल, नेग्लिजिबल. कंपटीशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म नेग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर है. ठीक है. और लॉजिस्टिक ग्रोथ में इसी का जस्ट ऑपोजिट है. रिसोर्सेज लिमिटेड है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है. ये आइडियल कंडीशन है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो तभी होगी जब कंडीशन बिल्कुल आइडियल हो. ऐसा कहीं होता है एनवायरनमेंट में क्या? नेचुरल कंडीशन पर आइडियल कंडीशंस इज नॉट पॉसिबल. नेचुरल कंडीशंस पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ एनी पॉपुलेशन इट्स नॉट feasible, it doesn't happens. So what exactly that happen is logistic growth. Over here resources are limited, resources are limited and competition, है ना, will prevail. अब देखिए बच्चा, अब कंपटीशन कैसा होगा? कंपटीशन मे बी बिटवीन दी स्पीसीज, इंट्रा स्पेसिफिक. कंपटीशन मे बी इंट्रा स्पेसिफिक और इट मे बी इंटर स्पेसिफिक. है कि नहीं बच्चा? है ना. या फिर के कंपटीशन फॉर, बेसिकली अगर हम बात करते हैं कंपटीशन कैसा हो सकता है? दो ऑर्गेनिज्म के, दो स्पीसीज के बीच में, है ना, और टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में. कंपटीशन बिटवीन सेम स्पीसीज and between two different species. अब देखिए जो स्पीसीज ज्यादा लीड करेगा, मुझे मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि इफ द केस इज इंटर स्पेसिफिक, टू स्पीसीज आर कॉम्पीटिंग विथ ईच अदर, तो इन दैट केस जो ज्यादा अडेप्ट, जो फिट होगा, और फिटनेस कब आएगी? ज्यादा रिसोर्सेस पर शेयर शो करके. फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताने को बताऊं, टोर्टोइज भी है, एक आइलैंड है जहां पर टोर्टोइज भी है, और वहीं पे इसी टोर्टोइज के आइलैंड पे हमने गोट को भी इंट्रोड्यूस किया. नाउ गोट कैन वॉक फास्ट, दे कैन ईट मच मोर फास्टर देन दी tortoise. So now resources is being more consumed by goat. So that means ki gradually like tortoise will be consuming less and they will be less fitter, and goat are consuming more resources, they will be more fitter. So fitter in the sense of reproductive, their population will exponentially the population will grow, and gradually you can find, you will be finding them in thousands of years period this tortoise may get extinct. बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो यही चीज है. तो इसके अलावा इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकती है, दैट टू स्पीसीज आपस में इंटरैक्ट करते हैं स्पेशली फॉर रिप्रोड्यूसिंग.
ताकि उनके जीन्स ज्यादा हो सके। दो ऑर्गेनिज्म देखते नहीं लड़ते हैं आपस में फॉर मेट करने के दौरान, है ना, तो ये चीजें हैं। इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन। ये साइंटिस्ट के नेम्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी, डार्विनियन थ्योरी, वन इज ब्रांचिंग डिसेंड, ये डिलीट कैसे हो सकता है यार, एंड सेकेंड वन इज नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद अगले वाले में लिख लेंगे। आई होप आपको ब्रांचिंग डिसेंट समझ में आ गया। You got my point, बच्चे? You got my point? What is branching descent? Branching descent can be simply explained as when an organism is shifted to some other environment or the environment has completely changed, that organism must be doing something inside to adapt into that environment, right or not? In order to adapt into that environment, an organism must be getting some changes from inside, है ना? So that huge collection of changes, like ultimately after several condition changes and several adaptations, an organism is completely changed from the ancestor. Now you can say it's a new species has been formed, and this is how speciation happens to be. Clear? ये लिख लीजिए, ये write down branching descent के नीचे what you will write, it's an evolutionary pattern. ये this is evolutionary force, this is the main cause and this is how evolution happens to be. This is evolutionary pattern, this is evolution force. लिख लेना आप लोगों ने, ब्रांचिंग डिसेंट के नीचे evolutionary pattern और नेचुरल सिलेक्शन के नीचे evolutionary force. चलिए ये नोट डाउन कीजिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से ग्रो कर सकती है। इसके बाद वी विल टॉक अबाउट, एनसीईआरटी बुक दिखाइए जरा एक मिनट। Darwinian theory, there was a population of giraffe with longer neck and a shorter neck. The conditions changed as per the Darwinian theory. Now क्या हो जाए, दोनों में जिराफ के कंडीशंस हैं। लेमार्किज्म थ्योरी इज सेइंग कि उन्होंने गर्दन लंबी करी, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई एक बड़े गर्दन का था, एक छोटे गर्दन का था, बड़े गर्दन वाला सिलेक्ट हुआ, छोटे गर्दन वाला रिमूव हो गया। तो सो अल्टीमेटली इसमें ये कॉन्सेप्ट है डार्विनियन थ्योरी में कि दोनों तरह के जिराफ थे, एक लॉन्ग नेक वाले जिराफ थे, एक शॉर्ट नेक वाले जिराफ थे। विद चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑल द ग्रासेस ऑन द लैंड हैज गॉट डिसअपियर्ड एंड नाउ the only food resources was left was on the trees. So in that case what just happened कि भाई जो जो बड़े गर्दन वाले जिराफ थे, that was able to eat that food, वो खा सकते थे, लेकिन स्मॉलर वाला नहीं खा सकते थे। तो ग्रेजुअली रिसोर्सेज पर ज्यादा कंजम्पशन किनका हुआ, लॉन्ग गर्दन का। तो ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा फिटनेस मतलब ज्यादा रिप्रोडक्टिव, ज्यादा पॉपुलेशन, एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे करते हुए अब जब छोटे गर्दन वाले हैं उनको रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड मिल रहा है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो पहले अपने सर्वाइवल के लिए करेंगे, फिटनेस तो दूर की बात है। फिर उसके बाद अल्टीमेटली धीरे धीरे उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस कम होने लग जाएगी और ग्रेजुअली फिर उनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा। और दिस इज हाउ एक्चुअली इट हैपेंस, and this is how these two long neck giraffe and short neck giraffe, long neck giraffe has been selected. This is known as natural selection. Clear? Now some neo-Darwinian theory. Now some neo-Darwinian theory states that neo-Darwinian theory states that there is evolution going on, but evolution is happening on the molecular level also. That means there are some genome changes that the sequence of the genome is also changing. Consider a species A, यहाँ पर एक species है, now it has been converted to a species B. ये कैसे हुआ? Just because of change in the genome. Change in genome. That means whatever the molecular aspect it was having, it changes to become the species B. Are you understanding my point or not? An organism has been converted to A to B. This process is known as speciation. It happened because of change in genome. That is its molecular level changes. And how the change of genome happens? Just because of mutation. And genome changes happen just because of mutation. And mutation can be of two types: good mutation and false mutation, healthy mutation or unhealthy mutations. So organism will be prevailing this healthy mutations, na?
ये जो हेल्दी म्यूटेशंस हैं, यूजफुल म्यूटेशंस हैं, इसको आप लोग हेल्दी म्यूटेशंस को ही आप लोग यूजफुल म्यूटेशन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये जो हेल्दी म्यूटेशंस हैं, जो यूजफुल म्यूटेशंस हैं, इन्हीं को इनहेरिट किया जाता है, इनहेरिट किया जाता है। और यही हेल्दी म्यूटेशंस जो होते हैं वो एक्चुअली चेंज हो रही इन्वायरमेंट में एडेप्टेशन में हेल्प करते हैं। तभी तो ये बी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाया। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? First of all, A was having a molecular genome, B is having its own genome. The A organism has been speciated, like speciation happens and B organism is formed. How does this happen? ये हुआ कैसे? Because of change in the genome. इसका जीनोम अलग, इसका जीनोम अलग, और ये जीनोम में चेंजेस आया कैसे? म्यूटेशन की वजह से आया, म्यूटेशन की वजह से आया। और म्यूटेशन जो आया बच्चा, म्यूटेशन दो तरह के हो सकते हैं, या तो हेल्दी म्यूटेशन हो जो एक्चुअली इस ऑर्गेनिज्म को उस चेंज हो रहे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करे, या ऐसे म्यूटेशन जो उसको कुछ हेल्प ही ना करे। तो अगले जनरेशन में कौन सी म्यूटेशन जाएगी जो उसको सर्वाइव करने में हेल्प कर रही है? तो वही इनहेरिट होकर के नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी, एंड दिस इज हाउ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा। और धीरे धीरे करके यही यूजफुल म्यूटेशंस इनहेरिट होते 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 तक पूरा जीनोम चेंज हो जाता है और नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आई? एक और कॉन्सेप्ट है सॉल्टेशन का, जहां पर ए स्पीसीज बी स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है ना, वो भी बहुत ही स्पॉन्टेनियसली। कैसे? वो भी बहुत स्पॉन्टेनियसली ए बी में कन्वर्ट हो जाता है स्पॉन्टेनियसली, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्टेशन। क्या बोलते हैं? देखिए, जो कि यूजुअली नहीं होता है। स्पॉन्टेनियसली का मतलब है बहुत तेजी से ए का पूरा जीनोम बदल गया और वो बी ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। दिस इज सॉल्टेशन, इज अ सडन स्पॉन्टेनियस चेंज इन दी मेजर चेंज इन द मॉलिक्यूलर जीनोम कन्वर्टिंग ए स्पीसीज इनटू बी स्पीसीज। दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्टेशन। म्यूटेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, म्यूटेशन इज अ स्लो प्रोसेस, लेकिन यहां पर सॉल्टेशन में सडन और स्पॉन्टेनियस हुआ। तो सॉल्टेशन यूजुअली आपको ह्यूमन नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि हार्डी-वेइन्बर्ग्स प्रिंसिपल भी आप पढ़िएगा, ये ऐसा नॉर्मल कंडीशंस पे देखने को नहीं मिलता है। डार्विन ने भी अपना एक आइडियल सिचुएशन बताया कि पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, लेकिन ऐसा आइडियल कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? सो ये न्यू डार्विनियन थ्योरी है। इसके बाद न्यू डार्विनियन थ्योरी के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चा, इसको बोलते हैं आप लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब इसी के कॉन्सेप्ट में देखिएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, फॉर एन एग्जांपल कंसीडर कीजिए एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में ऑन एन एवरेज 100 बीटल्स थे, जिसमें से 70 रेड थे और 30 ब्लैक बीटल थे। ठीक है, अगर इस पॉपुलेशन को ध्यान से देखा जाए, हम बात कर रहे हैं बीटल की। बीटल जानते हैं ना क्या होता है? बीटल जानते हैं ना क्या होता है? बीटल्स, है ना। तो 70 रेड बीटल थे, 30 ब्लैक बीटल थे। किसी भी कंडीशन की वजह से हाथी ने पैर रख दिया, आग लग गई, पेड़ गिर गया उस पॉपुलेशन पे, किसी भी कंडीशन पर रैंडम, कोई मतलब कोई ऐसा प्लान नहीं था, कोई रैंडम चेंज हुआ, हाथी ने पैर रख दिया। नाउ वी हैव अ पॉपुलेशन इन विच वी आर हैविंग 10 रेड बीटल एंड वी हैव 25 ब्लैक बीटल. Now this population has completely changed. This population will now develop, now the latter the population will, when it will develop, we may have 70 black and 30 red. Now the whole population has changed. Whole population has changed. So this population, this is known as the founder population of this population. This population has formed just because of random genetic drift. इसी को बोलते हैं genetic drift. अचानक से ड्रिफ्टिंग किया है कभी आप लोगों ने? गाड़ी चलाते हुए ड्रिफ्ट करते हैं ना, जा रहे थे घुमा दिया पूरा. हैव यू एवर डन दैट? साइकिल में किया होगा ना, साइकिल चला रहे ड्रिफ्ट करा दिया. ड्रिफ्टिंग करते हैं ना, गेम तो खेला होगा. ड्रिफ्टिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? नीड फॉर स्पीड की जो गेम खेला होगा आप लोगों ने. तो ड्रिफ्टिंग का मतलब है सीधे पैटर्न से एकदम तेजी से आगे बढ़ जाना, अनकंट्रोल्ड. वो आपके कंट्रोल में नहीं था. तो इसमें क्या हुआ कि इस पॉपुलेशन में अचानक से ड्रिफ्ट हो गई, किसी भी कंडीशन के, ऐसे रैंडम, इमीडिएटली, स्पॉन्टेनियसली. क्या हुआ? अब उसमें पूरी पॉपुलेशन ही बदल गई. जो ये पॉपुलेशन है इसको फाउंडर्स पॉपुलेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फाउंडर पॉपुलेशन. और ये जो फाउंडर पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से ये न्यू पॉपुलेशन डेवलप होगी. क्या होगी? ये न्यू पॉपुलेशन होगी. प्लीज अभी इस डायग्राम को बनाइएगा और समझते हुए बनाइएगा. बात समझ में आएगी नहीं आई? अब इसी को बॉटलनेक हाइपोथेसिस, बॉटलनेक थ्योरी भी क्यों बोलते हैं? फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक बॉटल लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, एक बॉटल लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर में बहुत सारे बीटल्स बने, बहुत सारे पड़े हुए हैं. जब किसी को इसको उंडेलिएगा तो मान के चलिए कि इतने ही स्पीसीज बाहर आ पाएंगे, बाकी तो अंदर ही रह जाएंगे. जब इसमें से कुछ निकाल के इसमें डालिएगा तो कुछ चीजें इसमें आएंगी, बाकी पीछे रह जाएंगी. अब यही फिर आगे यही कहलाएगा फाउंडर. और इसकी वजह से, और ये पीछे जो बच गया ये सब एक्सटिंक्ट हो गया.
बात समझ में आई? इसी को इसलिए बॉटलनेक हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। बॉटलनेक, जितना निकल गया, जितना इसमें से निकल के इतना बच गया, वही फाउंडर है और वही आगे नया पॉपुलेशन बनाएगा। तो इसका मतलब इसमें पूरे में से थोड़ा तो बाहर निकला, एटलीस्ट बॉटल से जब आप निकालते हो सारा थोड़ी ना बाहर आ जाता है, थोड़ा सा ही बाहर आता है और वही फाउंडर बनेगा और उससे नया पॉपुलेशन। पीछे जो बच गया वो एक्चुअली ये वाले पॉपुलेशन थे, जो 60 रेड वाले और 10 ये वाले जो डिलीट, 5 ये वाले जो मर गए, वो इसी में बॉटल में रह गए। इसी को बोलते हैं बॉटलनेक थ्योरी। बॉटलनेक थ्योरी, इसको समझते हुए ड्रॉ करेंगे आप लोग। बात समझ में है कि नहीं गई? इसके बाद हम लोग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ में आया? इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। फाउंडर्स इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्लियर है बच्चा? एक क्वेश्चन जेनेटिक ड्रिफ्ट से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, खास करके 12वीं वाले बच्चे। हो गया? बात समझ में आ गई? सॉल्टेशन डन, और बॉटलनेक इफेक्ट एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब एक ही चीजें हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर में ही बॉटलनेक इफेक्ट आता है और उसी के अंदर में ही फाउंडर्स इफेक्ट भी आता है। फाउंडर्स पॉपुलेशन उसी से आई है। क्लियर है? Shall we go on to the next? Now we are going to understand Hardy-Weinberg's principle. Hardy-Weinberg's principle. अब ये क्या है बच्चे? Hardy-Weinberg's principle क्या है? एक्चुअली एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हम लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन, ऐसा यूजुअली होता नहीं है। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं जिस एक स्मॉल पॉपुलेशन हो, एक स्मॉल पॉपुलेशन हो जिसके अंदर में कोई भी रैंडम मीटिंग ना हो, नो रैंडम मीटिंग, नो रैंडम मीटिंग, दैट मीन्स नो जेनेटिक वेरिएशन, नो जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है? इसके अलावा कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्स इज नॉट वर्किंग, इवोल्यूशनरी फोर्स, कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्स, नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑल, इवोल्यूशनरी फोर्स एब्सेंट। अगर ऐसा कंडीशन हो, कोई छोटी सी पॉपुलेशन हो जिसके अंदर में कोई भी जेनेटिक वेरिएशन ना हो एंड नो एवोल्यूशनरी फोर्स, ऐसे कंडीशन में इस पॉपुलेशन में अगर कोई पार्टिकुलर जीन है, उसकी अलील जो है ना, अलील जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको आप लोग एलिलिक फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। For a population, its size is small and there is no genetic variation and there is no evolutionary force working on it. That means कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा, ये कोई चीज नहीं हो रही है और कोई जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में ब्रीड, कोई दूसरी वैरायटी के साथ ब्रीड कर रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। तो इन दैट केस कोई जीन होगा तो उसके एलील होंगे, यू नो दैट एलील, एलील जानते हैं ना? तो कोई जीन होगा उसका एलील होगा, तो जो इनकी जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ दैट एलील will be fixed, that will be constant. For an example, मान के चलिए जीन, we have two alleles P and Q, ठीक है? P and Q. Consider over here that P is the dominant allele. Consider over here P is the dominant allele and Q as a recessive allele. So as per the Hardy-Weinberg's principle, we can say P plus Q is always fixed, constant. It doesn't mean one का मतलब एक हो, it means constant. अगर इनकी तरफ स्क्वायरिंग कर लें हम दोनों तरफ, सो ऑन स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड वी विल फाइंडिंग p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. नाउ p स्क्वायर ओवर हियर डोमिनेट रिप्रेजेंट्स, है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमो डोमिनेंट, और p स्क्वायर और q स्क्वायर रिप्रेजेंट्स होमोजाइगस रेसेसिव, right? And 2pq represents heterozygous condition, heterozygous condition. This is actually Hardy-Weinberg's principle. In natural conditions, this thing doesn't happen. There are always some allelic frequencies, there is continuously evolutionary force working on it, there is continuously random matings are there, so you cannot use Hardy-Weinberg's principle in the normal population. So not स्मॉल पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा इंडिविजुअल नहीं होनी चाहिए पॉपुलेशन के अंदर। और इससे क्या हो सकता है? अगर फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन आ जाए कि किसी एक जीन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी 0.3 है, ठीक है,
तो दूसरे जीन की क्या होगी, एक एलील की फ्रीक्वेंसी 0.3 है तो दूसरे एलील की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0.7 होगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई इससे एमसीक्यू ही आता है थोड़ा मोड़ा, और कोई खास इससे बहुत इफेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। डन। हार्डी-वेइमर्स प्रिंसिपल समझ में आया, जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ में आया, बॉटलनेक हाइपोथेसिस और फाउंडर्स इफेक्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिग पॉपुलेशन पे ऐसा होता ही नहीं है, और ये पॉपुलेशन इनफैक्ट आइसोलेटेड भी है, बिल्कुल इनके अंदर बाउंड्री लगी हुई है, कोई बाहर से आके मेट भी नहीं कर सकता। तो इसलिए नो रैंडम मेटिंग मतलब आप रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर दिया आपने इसको, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता यहाँ पर। अच्छा, तो हार्डी-वेइमर्स प्रिंसिपल क्लियर है बिल्कुल। सो नाउ वी विल, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, एक बार और आपको लिखा दे रहा हूँ नेचुरल सिलेक्शन है क्या, और फिर टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को डिस्कस करते हैं जो आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें 3 तरह के हैं, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग एंड डिसरप्टिव, राइट? 3 तरह के हैं जी। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कितनी बार अकर हो रहे हैं उस पॉपुलेशन के अंदर में, वो जीन कितनी बार आ रहा है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए किसी के पास दोनों पीपी हो, किसी के पास दोनों क्यू क्यू हो, किसी के पास पी और क्यू दोनों हो सकते हैं यही कंडीशन। अब आपस में कितना भी मेट कर लें ये, तो पी एंड क्यू का वैल्यू चेंज होगा क्या, वही रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फैक्टर्स यही तो हैं सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं। नहीं, जैसे इसमें दे रखा है ना कि जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जीन ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देखिए मैंने आपको क्या बताया, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब होता है, जीन फ्लो का मतलब है सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि एक पॉपुलेशन में से कुछ ऑर्गेनिज्म ट्रैवल करके कहीं और चली जाती है, सो द जीन्स आर आल्सो बीइंग फ्लोन आउट, तो जीन फ्लो से ही जेनेटिक ड्रिफ्ट बना है। क्या? ठीक है, वो अभी इसको करेंगे। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, म्यूटेशन समझ में आया कि नहीं आया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? ये आपने पहले बताया था। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? डू नो व्हाट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? व्हाट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? म्यूटेशन के बाद, म्यूटेशन की तो कोई बात ही नहीं की जा रही है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमने मियोसिस में पढ़ा था, पैरेंटल और नॉन पैरेंटल गैमेट्स पढ़े थे। यहाँ पर जो नॉर्मल पैरेंट जैसे गैमेट नहीं थे, उन गैमेट्स आपस में फ्यूज कर गए थे, नॉन लिंक जीन, वो रिकॉम्बिनेंट था ना, जिसको नॉन पैरेंटल टाइप या रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ गैमेट बोल रहे थे। तो रिकॉम्बिनेंट गैमेट ही तो रिकॉम्बिनेंट जीन बनाएगा ना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है बच्चा, सॉरी रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन क्या है यहाँ पर, जीन्स रिकॉम्बिनेशन। जब इसीलिए कहा गया है कि इवोल्यूशन को बाद में क्यों पढ़ाया गया है, कि पहले आपको मियोसिस पढ़ाया गया, तब मियोसिस पढ़ाने के बाद आपको फिर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट दिया गया, तब आपको समझ में आया कि नॉन पैरेंटल या रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ गैमेट क्या होता है, और वही रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ गैमेट ही अल्टीमेटली फॉर्म करेगा रिकॉम्बिनेंट टाइप्स ऑफ जीनोम्स। चलो चैप्टर वाइज डाल दिया जाए। रिप्रोडक्शन के बाद ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इनहेरिटेंस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बाद ही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, तभी इवोल्यूशन है, और तभी इवोल्यूशन के बाद ही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है। क्यों है ऐसा? क्योंकि कुछ ऑर्डर्ड है, कुछ पैटर्न है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब किसी भी कहीं पर भी एवोल्यूशन के लिए ही रेस्पॉन्सिबल जो चीजें हैं वो चीजें हैं, आपको पहले मैंने बताया सॉल्टेशन। जीन फ्लो का मतलब है बच्चा फ्लो ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू द नेक्स्ट। कोई अगर एक पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन में से कुछ लोग निकल करके किसी दूसरी जगह चले गए, तो अल्टीमेटली जीन फ्लो हुआ कि नहीं हुआ? एक जगह से माइग्रेट करके निकल गए तो जीन फ्लो हो गया। दूसरी तरफ जेनेटिक ड्रिफ्ट आपने समझा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यही है। म्यूटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट बच्चे। न्यू डार्विनियन थ्योरी में मैंने आपको क्या बताया कि जो एवोल्यूशन का मेन पैटर्न है, मेन कॉज ऑफ एवोल्यूशन इज म्यूटेशन, है ना। और दूसरी चीज, तीसरी क्या चीज थी? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कब होता है बच्चा? जब रैंडम मेटिंग होती है।
कोई दूसरी वैरायटीज एक वैरायटीज के साथ कंबाइन करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपके पास जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। तो जब ये सारी चीजें होंगी, अब मैं आपको क्या बताया कि हाइडेनबर्ग प्रिंसिपल में ये सारी चीजें नहीं होती हैं, ये सारी चीजें नहीं होती हैं, तो ऑफ कोर्स हाइडेनबर्ग प्रिंसिपल पे कौन इफेक्ट करेगा? जेनेटिक वेरिएशन करा देगा तो ये काम नहीं करेगा, म्यूटेशन करा देगा तो ये काम नहीं करेगा। आप म्यूटेशन करा दीजिएगा तो पी रह पाएगा क्या? पी जीन पी रह पाएगा अगर म्यूटेशन हो गया तो जो कौन सी चीजें हैं जो म्यूटेशन, जो बेसिकली हाइडेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करने देंगे या फिर हाइडेनबर्ग प्रिंसिपल को चलने नहीं देंगे किसी पॉपुलेशन में, क्योंकि पॉपुलेशन में कंटिन्यूअसली पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा होता है, पॉपुलेशन के अंदर में हमेशा कुछ ना कोई जीन फ्लो होता रहता है, माइग्रेशन होता है, इमिग्रेशन होता रहता है। माइग्रेशन का मतलब पॉपुलेशन से निकल के कोई जा रहा है और कुछ पॉपुलेशन के अंदर आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली जीन फ्लो हो रहा है, तो वो चीज तो कंटिन्यूअसली हर पॉपुलेशन में होती रहती है, कोई रेस्ट्रिक्टेड बाउंड्री, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तो है नहीं, कहीं पर भी ऐसा तो नहीं है कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर दिया गया कि अब आप किसी और मतलब वहां पर दो ऑर्गेनिज्म एक ज्योग्राफिक कंडीशन के दूसरे ऑर्गेनिज्म भी आके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं किया गया है कि नहीं है, और रिवोल्यूशनरी फोर्स म्यूटेशन है, बाकी चीजें तो प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें अब ये इसलिए तो मैंने आपको लिखाया, ये क्या लिखवाया, ऐसे कंडीशन पे ही सिर्फ हाइडेनबर्ग काम करेगा, मतलब कि पॉपुलेशन साइज बिल्कुल छोटी रहनी चाहिए, किसी तरह का कोई भी रैंडम मेटिंग नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा, कोई ना आ सकता है ना कोई जा सकता है, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी यहां पर, और साथ साथ कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्स जैसे कि म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा यहां पर। तो अगर ये चीजें होंगी तो हाइडेनबर्ग प्रिंसिपल वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आई? क्लियर है? लिख के बताइए कौन कौन सी चीजें इवोल्यूशनरी हैं जो हाइडेनबर्ग प्रिंसिपल पर इफेक्ट कर सकती हैं। अब आप करेंगे बच्चा नेचुरल सिलेक्शन के बारे में एंड टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। देखिए नेचुरल सिलेक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। चेंजिंग इन्वायरमेंट, चेंज होते इन्वायरमेंट में उस ऑर्गेनिज्म के अंदर में कोई पार्टिकुलर कैरेक्टर तो होना चाहिए जो उसको उस इन्वायरमेंट में अडैप्ट करने में हेल्प करे। सो अगर नेचुरल सिलेक्शन की बात की जाए तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात की जाएगी, मान के चलिए कोई एक पॉपुलेशन है और उसके अंदर में कोई एक पार्टिकुलर कैरेक्टर है जो होनी जरूरी है, तो ये एक मेन कैरेक्टर है जो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म ने इस मेन कैरेक्टर को एक्वायर किया हुआ है इन ऑर्डर टू अडैप्ट इन दिस एनवायरनमेंट। इज इट क्लियर हो कि नॉट? इसके बाद ये भी एक कैरेक्टर होगा, ये भी एक कैरेक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा? मतलब ये एक मेन कैरेक्टर है, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म ने इस कैरेक्टर को एक्वायर किया है इन ऑर्डर टू अडैप्ट इन दिस एनवायरनमेंट। क्लियर है या नहीं है? सो अगर हम एक कंडीशन देखें अच्छा कि अगर अब देखिए ये वाला कैरेक्टर जो है अब ये एक मेन कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया, ये एक मेन कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया और ये जो कैरेक्टर था अब ये बिल्कुल स्लाइड हो गया और आगे बढ़ गया। इसका मतलब पॉपुलेशन आगे की तरफ बढ़ी है, मतलब रेगुलरली नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। पहले ये मेन कैरेक्टर था, अब ये वाला मेन कैरेक्टर हो गया है। Are you getting my point? This was a character, this was a character, this was a character, this was the main character. In to adapt in this environment, this character must be there with the organism. तो majority organism ने इस character को acquire किया। उसके बाद क्या हुआ? Natural selection हुआ, conditions change हुए। So now this character was more important. The main character should be, this character must be there in order to adapt that. So in this case, अब ये main character हो जाएगा। इस तरह से directionally आगे बढ़ता जाएगा। Are you getting my point or not? For an example, अगर हम इस पॉपुलेशन में देखें बच्चा, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर का होना हर ऑर्गेनिज्म के अंदर में जरूरी है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए ये कैरेक्टर नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म इस वाले कैरेक्टर को एक्वायर कर रहे हैं। अगर कंडीशंस को की डायरेक्शन हो रहा है क्योंकि नेचुरल सिलेक्शंस हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, तो इन दिस केस अब ये मेन कैरेक्टर नहीं रहा, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म ये कैरेक्टर नहीं बल्कि ये वाला कर रहे हैं। तो अब ये वाला जो था, जो बच्चे ये वाला, वो अब ये मेन कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया और ये जो कैरेक्टर था वो शायद हो सकता है रिमूव हो गया हो, है ना। तो इस तरह से पॉपुलेशन आगे बढ़ती जा रही है। तो इसकी ये डायरेक्शन पॉपुलेशन में जो डायरेक्शनल जो जेनेटिक नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है बच्चा, उसमें रेगुलरली कुछ ना कुछ डायरेक्शन पर नेचुरल सिलेक्शन होता जा रहा है। पॉपुलेशन को नए नए कैरेक्टर्स, एट्रीब्यूट्स को डेवलप करती जा रही है ना, अडैप्ट करने के लिए एनवायरनमेंट। तो ये डायरेक्शनल होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक होता है स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग मतलब एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो मेजॉरिटी पीक बढ़ती चली जाएगी, मतलब ज्यादा ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो है, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म, अरे हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो इसी कैरेक्टर को एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। दैट मींस दैट पॉपुलेशन इज स्टेबलाइज्ड, देयर इज नो कंडीशनल चेंजेस, देयर इज नो एनवायरमेंटल चेंजेस। तो
इसके कंडीशन में कंटिन्यूअस चेंजेस इस, अगर इस देखिए ये वाला जो है बच्चा ये डायरेक्शनल है, क्या है, दिस इज डायरेक्शनल, और डायरेक्शनल है तो इसका मतलब कंटिन्यूअसली कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली चेंजेस हो रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस यहां पर चल रहा है, नेचुरल सिलेक्शन यहां पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, जो कंडीशन सिनेरियोज बदल रहे हैं इसी वजह से नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है और ये कंडीशन आगे बढ़ रही है। इस कंडीशन पे नेचुरल सिलेक्शन इनफैक्ट नहीं हो रहा, इन्वायरमेंटल चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ज्यादा ऑर्गेनिज्म सिर्फ उसी कैरेक्टर को एक्वायर करने में, तो पीक लंबा होता चला जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और दूसरा वाला है बच्चा, इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग, मतलब ये पॉपुलेशन बिल्कुल स्टेबलाइज हो गया है, मतलब देयर इज नो एनवायरमेंटल चेंजेस, there is no environmental changes, so there is no natural selection, so majority of organism is trying to have this particular character, so the peak is rising in the comparison to this, the peak is rising because more and more organism are having this character. Is it clear to you or not? Yes, sir. Finally the last one is disruptive. Now what is disruptive? Now the major जो main character था वो अब यहां से हट गया है, अब ये जो साइड वाले characters हैं ये अब यही बाद में जाकर के फिर peak बनाएंगे, तो this character जो है ये बेसिकली कंडीशंस बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं, एडवर्स हो गया है, तो ये कंडीशन अब ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है ये और ये कैरेक्टर को एक्वायर कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं, मेन कैरेक्टर को एक्वायर नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह का जो पॉपुलेशन होता है उसको डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। तो ये डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन है, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन है और स्टेबलाइजिंग, नोट डाउन कीजिए। मतलब हो किस में रहा है, पॉपुलेशन में ज्यादा पॉपुलेशन इस मेन कैरेक्टर को एक्वायर करना चाहती है, ज्यादा पॉपुलेशन इस मेन कैरेक्टर को छोड़ के अब साइड वाले कैरेक्टर्स को एक्वायर कर रही है, क्योंकि ये कैरेक्टर जरूरी नहीं रह गया उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, राइट? नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट, और ये बहुत जरूरी है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है, उसके बाद हम ह्यूमन एवोल्यूशन कवर करेंगे, इसके बाद तो ह्यूमन एवोल्यूशन ही या कुछ और भी है? अच्छा हाँ, पूरा मैं आपको मुझे क्वाटरनरी, टर्शियरी, क्रिटेशियस पीरियड, जुरासिक, ट्राइसिक, परमियन, वो अलग पार्ट है, दैट वो ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, हाँ वो कराएंगे, वो आपको डिस्कस कराएंगे, वो अलग से पढ़ाएंगे, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत आसान है, ये देखने में ऐसा लग रहा है सिर्फ डायग्राम में दिया हुआ है, लेकिन पढ़ना है आपको। क्वाटरनरी, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्राइसिक, परमियन, कार्बोनिफेरस, डेनोवियन, सिल्यूरियन। पता है आपको डेनोवियन पीरियड और कार्बोनिफेरस पीरियड में कौन ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा अर्थ पर डेवलप किए? कार्बोनिफेरस और डेनोवियन पीरियड में फिशेस, फिश सबसे ज्यादा उसी वक्त डेवलप किए। जुरासिक पीरियड में कौन किए? जुरासिक एंड ट्राइसिक पीरियड में डायनासोर्स, और सिल्यूरियन पीरियड में जिम्नोस्पर्म्स, सॉरी एंजियोस्पर्म्स एंड मैमल्स। चलिए हार्डी-वेइमर्स प्रिंसिपल एक बार एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग। In a given population, one can give out frequency of occurrence of alleles or a genes or a locus. Locus क्या होता है? There is a point on the chromosome where gene is located. This frequency is supposed to remain fixed and even remain the same throughout the generations. ये frequency हमेशा fix रहनी चाहिए as per the Hardy-Weimar principle, even in the next generation. Hardy-Weimar principle stated that it using an algebraic equation जो मैंने आपको बताया, a plus b का whole square या p plus q का whole square. The principle says that allelic frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. जो number of alleles हैं वो एक generation के बाद दूसरे generation में भी बिल्कुल fix रहने वाली है, ठीक है? The gene pool, the total gene and their alleles in a population remains constant. Clear है? This is called a genetic equilibrium. So इस condition पर हो क्या रहा? ये condition कब होती है? इसी को तो बोलते हैं genetic equilibrium. यही तो है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। दैट मींस कि कोई चेंजेस नहीं हो रहा, कोई वेरिएशन आप होने नहीं दे रहे हैं, कोई एवोल्यूशनरी फोर्स लग नहीं रहा है, पॉपुलेशन भी छोटी सी है, सो देयर इज नो चांस ऑफ जेनेटिक चेंजेस, सो यू कैन से इट इज ऑन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है? सम टोटल ऑफ ऑल एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज 1, ऐसे आपने बताया, सम टोटल ऑफ ऑल एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1, p plus q is equals to 1,
फॉर एग्जाम्पल कैन बी डिटरमाइंड, जैसे मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आपको लिखे होते हैं. 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-वेइन्बर्ग प्रिंसिपल. दीज आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो. दैट मीन्स कि अगर पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग होगी तो इसका मतलब जीन फ्लो हो रहा है, कोई ना कोई जीन बाहर से अंदर भी आ रही है, अंदर से बाहर जा रही है, तो ये जीन फ्लो हो रहा है ना, तो वो भी इसको अफेक्ट कर सकती है. और जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में आपको पता है बच्चों, ऑल ऑफ अ सडन उस स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर में कुछ प्रेशर आ जाए, स्पॉन्टेनियस कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो गायब हो जाए, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा. म्यूटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है ना, जिसकी वजह से जेनेटिक चेंजेस होते हैं. बट यहाँ पर तो आप जेनेटिक चेंजेस होने ही नहीं जा रहे हैं, आपने यहाँ पर जेनेटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन मेंटेन किया हुआ है. जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या म्यूटेशन कराइएगा तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा? नहीं होगा. जब म्यूटेशन होगा तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम कैसे हुआ? उसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन. ना ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, दैट मींस कोई रैंडम मेटिंग नहीं होगी, और ना ही किसी तरह का कोई एवोल्यूशनरी फोर्स लगेगा, दैट मींस कि ना ही कोई नेचुरल सिलेक्शन होगा, ना ही कंडीशन चेंज होगा, ना ही एनवायरमेंट चेंज होगा. ये नेचुरल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है. When migration of a section of a population to the another place and a population occurs, gene frequencies change in the original as well as the new population. New gene alleles are added into the new population and these are lost from the old population. This will be gene flow in this gene migration. इसी को जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं जीन माइग्रेशन? अगर इस पॉपुलेशन में अगर मान के चलते हैं HBB जीन अभी है, तो सबके पास HBB जीन अगर दो कॉपीज भी हैं और हम लोग टोटल मिला करके 7 लोग हैं, तो कम से कम 14 जीन्स हुए. अब यहां से कोई 2 बंदा निकल के चला जाएगा तो हमारे पास टोटल मिला के 4 जीन तो चले गए बाहर, 4 जीन बाहर चले जाएंगे, हमारे पास अब 10 जीन बच गया. इसी को बोलेंगे जीन फ्लो. तो जीन फ्लो कब हुआ? व्हेन देयर इज माइग्रेशन और इमिग्रेशन. एक पॉपुलेशन से निकल के दूसरे पॉपुलेशन में अगर आप जा रहे हैं तो जीन का फ्लो हो रहा है. बात समझ आ रही है? सिंपल एज दैट. यहां से 2 आलू उठा के यहां डाल दिया तो यहां 2 आलू कम हो गया, यहां 2 आलू ज्यादा हो गया. यहां आलू नहीं, जीन की बात की जा रही है. There will be a gene flow in this gene migration happens multiple times in the same changes occurs by chance. अगर यही चीज by chance हो जाए, पूरा फ्रीक्वेंसी एकदम रैंडमली चेंज हो जाए, बाय चांस चेंज हो जाए, ठीक है, इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट. अब वो कैसे बाय चांस हुआ था आपको पता चला ना. देयर इज डिफरेंस बिटवीन जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट. बाय चांस, गलती से, अचानक से हो जाए ऐसा कुछ कि एक साथ बहुत सारे जीन्स जो है वो हो जाए, उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे. Sometimes the change in the allelic frequency is so different that new sample of the population that they become a new different species. तो अब इसमें से जो कुछ सेलेक्ट होने के बाद कुछ नए स्पीसीज बचेंगे, फाउंडर स्पीसीज बचेंगे, वही एक नया पॉपुलेशन बनाएंगे. सो दैट पॉपुलेशन जो बच गए हैं उन्हीं को फाउंडर पॉपुलेशन बोला जाता है और इसी को फाउंडर्स इफेक्ट बोला जाता है. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पढ़ रहा हूं मैं. और ये आप ऐसे पढ़ के नहीं समझ पाएंगे, इतना कॉन्सेप्चुअलाइज आप ऐसे रैंडमली बुक पढ़ के नहीं हो पाएंगे. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? Microbial experiment shows that pre-existing advantageous mutation when selected will result in observation of new phenotype. देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर कोई ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है उसमें कोई एंटीबायोटिक अगर आप डालते हैं तो वो अगर एंटीबायोटिक है, अगर उसमें से 99% माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एंटीबायोटिक से मर जाते हैं, सिर्फ एक बचता है, वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होता है और वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फिर उसके बाद एक नया पॉपुलेशन बना लेगा, तो वो अल्टीमेटली बिल्कुल ही कैरेक्टर अलग होगा पुराने वाले से. तो ये एक नेचुरल सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कब होता है? देखिए ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस. ये मैंने आपको अभी भी बताया. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेनली कब होता है? जब आप गैमेट बनाते हैं. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ गैमेट या नॉन पेरेंटल गैमेट कब बनता है? जब गैमेट बना रहे होते हैं आप. यही चीजें हैं बच्चे, बहुत बेसिक चीजें हैं और कुछ नहीं है. अब यहां पर नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजिंग इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू. ज्यादा ऑर्गेनिज्म अगर मीन कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है तो वह स्टेबलाइजिंग होगा कि नहीं होगा, है ना. आगे सुनिएगा. डायरेक्शनल चेंजेस मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर. अब इसके बाद मीन कैरेक्टर के अलावा ये कैरेक्टर को एक्वायर करने लग गया, तो इसका मतलब पॉपुलेशन कैसा, अब जो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है डायरेक्शनल हो रहा है, और अगर मीन कैरेक्टर को छोड़ करके दो बाद के 2 कैरेक्टर्स को एक्वायर करने लग जाए तो ये डिसरप्टिव हो जाएगा. सिंपल एज दैट, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? श्योर? अब मुझे आप लोग जीन फ्लो का डेफिनेशन लिख के बताएंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट का लिख के बताएंगे. ये मुझे जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट अभी लिख करके दिखाएंगे. अभी देखिए आपकी एक्सप्लेनेशन कितने समझ में आई आपको. फटाफट से लिख के बताइए, सबकी कॉपी चेक करूंगा मैं. जीन फ्लो एंड
उसमें 3-3 मार्क्स का आपको ये पेपर है, मान के चलिए 3 मार्क्स का आपको ये इसका आंसर करना है, 3 मार्क्स का आपको आंसर करके बताना है।